नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे। सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज हमने धूमिल की कविताओं की चर्चा की है। आप पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने सुदामा पांडे धूमिल की चर्चा की। 39 वर्ष की अल्प आयु में सुदामा पांडे की मृत्यु हो जाती है। 5 भाइयों में सबसे बड़े हैं सुदामा पांडे। पिता की आर्थिक विपन्नता ने उन्हें क्या किया है, कमजोर कर दिया है। क्योंकि दरअसल क्या होता है, बनारस का जो पूरा का पूरा इलाका है, सरस्वती पुत्रों पर एक आशीर्वाद है कि आर्थिक विपन्नता बनी रहती है। उसके दबाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दबाव में जो अर्थ का, जो पैसे का दबाव है, इसको आदमी समझता कैसे है। आज उनकी इस कविता का जो आखिरी कविता जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई है, रोटी और संसद, महज 10 लाइनों से भी कम की कविता जो है, मानवीय समाज के ऐसे चित्र को उकेरती है जिसका बिंब आपकी आंखों में आंसू ला सकता है। इस कविता को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि क्या सच में सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था क्या मानव समाज को इसी तरह से ठगा करती हैं। इसी जो हम ठहराव है, इस ठहराव को जब हम समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों में ठहराव नहीं पाते हैं और आर्थिक विषमता का दायरा बढ़ता जाता है, तब यह कविता विश्व लोकतांत्रिक मूल्यों से सवाल करती है। दरअसल जब राजनीतिक संस्थान बदलने शुरू हुए, राजवंशों का अंत हुआ और एक नई सामाजिक व्यवस्था ने जन्म लिया जिसका नाम लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में 3 मुख्य पिलर्स होते हैं जिसे आप कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के रूप में देखते हैं। और चौथा हमारा पत्रकारिता है। आप सभी लोग जानते हैं कि साठोत्तरी के दशक में जो नया लेखक आ रहा था, वो कहीं न कहीं उसकी भाषा में एक सपाटपन था। यह सपाटपन आपको रघुवीर की सहाय की कविताओं में, आप सुदामा पांडे धूमिल की कविताओं में, कहीं कहीं मुझे गोरख की कविताओं में भी दिखाई देता है। आइए जरा इस कविता के बारे में हम कुछ चीजें समझ लें। धूमिल की यह कविता दरअसल रोटी और संसद। रोटी आप सभी जानते हैं, भूख से किसका परिचय न हुआ। जिसके घर में बहुत सारा खाना है, काम के दबाव में वो भी भूख को महसूस करता है। लेकिन जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको भी बहुत भूख लगती है। उसने भी भूख को बड़ी शिद्दत से जाना और समझा। इस भूख का संबंध रोटी से। आपको जब भूख लगती है तो आप ये जानते हैं कि आपको कुछ भी मिल जाए बहुत अच्छा लगता है, और आपका पेट भरा हो और आपको सब कुछ मिल जाए तभी अच्छा नहीं लगता। और इन रोटी और व्यक्ति के बीच का जो संबंध बनाती है वो है हमारी संसद, जहां से हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वो प्रतिनिधि हमारे कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन दरअसल व्यक्ति, रोटी और इस सामाजिक व्यवस्था में ये जो 3 तरह का जोड़ है, इसमें कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार हमें दिखाई देता है। आज ये कविता इसी भ्रष्टाचार के मूल्य को रेखांकित करती है। कविता देश की राजनीतिक व्यवस्था पर एक व्यंग है, एक तीखा प्रहार है। कहती है कि राजनीतिक व्यवस्था जनता की रोटी से बनती है, जनता की रोटी से बनती है। और रोटी आप जानते हैं कि जीने की प्राथमिक जरूरत है। ये रोटी और भोजन, जिसे आप कह लीजिए भोजन जीने की क्या है भाई, घर, सड़क और भोजन, स्वास्थ्य, ये तो मनुष्य जीवन की सबसे प्राथमिक जरूरतों में से है। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए लेकिन गंदी राजनीति ने जनता की इस मूलभूत जरूरत को भी नजरअंदाज कर दिया है। और यह नजरअंदाज जो है, आप विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में किसी न किसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यह कविता बहुत एक अभिव्यक्ति है जो लोकतंत्र के उन मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह करती है जिससे जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं उनको कटघरे में खड़ा करती है। यह जो कटघरा है वो है कैसा दरअसल, आइए पहले हम लोग कविता सुनते हैं, फिर इस कविता की कुछ और बातें करेंगे। रोटी और संसद। रोटी आपकी जरूरतें, संसद आपकी व्यवस्था।
तो रोटी जरूरत और व्यवस्था की जो लड़ाई है, इसके आंतरिक और बाह्य स्वरूप का जो संगुम्फन है, जरा देखिए धूमिल के शब्दों में यह कैसा प्रतिबिंबित होता है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी को खाता है, एक आदमी है जो रोटी को बेलता है, एक आदमी है जो रोटी को खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न तो रोटी को बेलता है और न तो रोटी को खाता है। दरअसल वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। दरअसल मैं पूछता हूं कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने जा रहा है। हम सभी अपने घरों में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग रोड पर, सड़कों पर निकल कर अपने घर जाने की कोशिश में हैं। हमारी व्यवस्थाएं, क्या हम लोगों को घर तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हम लोगों को 2 जून की रोटी नहीं दे सकते? क्या पेट भरने के लिए और पहनने के लिए तन पे कपड़े नहीं दे सकते? हमारी इस व्यवस्था में क्या ये संभावनाएं नहीं? क्या पिछले 77 सालों में हमने सिर्फ इसी पे बात नहीं किया? और यह कैसा बात किया कि जिसका कोई हल नहीं है, कोई बात नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान खत्म हो जाएगा, ऐसे सपने, एक नई बात स्टार्ट हो जाती है, मन की बात शुरू हो जाती है, लेकिन आम जनता की जो बात है वो संसद में कब की जाएगी? धूमिल इस पे सवाल करते हैं। यह कविता उन पक्षों को उजागर करती है जो व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं के बीच के गठजोड़ में परिवर्तन को दर्शाती है। रोटी, संसद, यह व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यह तीनों मिलकर के एक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करते हैं। व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों को जान करके, समझ करके, पढ़ करके उसे पूरा करता है। आप जानते हैं कि हम अक्सर अपनी बातों को अपने उच्च अधिकारी से कहते हैं। यह जनता की भावना क्या है? आम नागरिक अपना संवाद कैसे स्थापित कर सके? और वह कौन सी सड़क है जो राजपथ से होकर गुजरती है लेकिन उस पर कोई आम आदमी नहीं चलता है? ये रास्ता क्या है? धूमिल का सवाल उस व्यवस्था और व्यवस्था में बनी उस राजनीति से है जिसपे तंज है। उनका दिल टूटा हुआ है कि हम रोटी कपड़े में फंसे रहेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग जो इनकी चर्चा लिख लिख के देता है, राजनेता जो पढ़ पढ़ के नहीं थकते हैं, और गरीब, असहाय, जिसके पास खाने को नहीं है, वो तरस तरस के परेशान है। इन तीनों की उपस्थिति इस बौद्धिक समाज को कहीं न कहीं एक जगह पे लाकर ठहराव देती है, सोचने का समय देती है। क्या सच में हम लोकतंत्र की उन बारीक कमियों का अध्ययन कर रहे हैं? ये कविता प्रश्न चिन्ह लगाती है व्यवस्था के विषधरों की। दरअसल जो स्वयं तो सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन दूसरों को कुछ नहीं देना चाहते हैं। न वो रोटी बेलते हैं, न वो रोटी खाते हैं। उन्हें इस समाज में ना कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ना है, ना ही उन्हें समाज के लिए किसी प्रकार का उसका भोग करना है। उन्हें सिर्फ इन दोनों के बंटवारे से उपजी हुई सत्ता की लोलुपता में फंसे रहना है। सत्ता शक्ति बल, धन बल और बाहुबल की प्रतीक है, और ऐसी सत्ता जो चरम घमंड मद में मादे हुए व्यक्ति, जैसे आप घटना समझिए ना, आज भी यह लोकतंत्र एक राज्य दूसरे राज्य में लोगों को भेजने के लिए टकरा है। इतनी टकराहट है लोगों में। केंद्र राज्य से टकरा रही है, राज्य केंद्र से, और इन दोनों के बीच सभी अपने अपने चूल्हे जलाने की बात कर रहे हैं। कोई बस का विरोध करता है, कोई व्यक्ति को सैनिटाइज करने का विरोध करता है, कोई एक हल्ला करता है, तो हजारों हजार लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं मौत के मुंह में जाने के लिए। यह दौर है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, समझें, विषय वस्तु का ज्ञान करें। यह कविता 60 दशक की सबसे चर्चित कविता व्यवस्था और व्यक्ति को केंद्र में रख करके की गई। बहुत बहुत धन्यवाद।